गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? हाँ। एक बार क्लैरिफाई कर दो तो ऑडियो वीडियो सब सही है। हम्म। ओके। पहले मैं एक बार दो तीन चीजें बता देता हूँ इसके बारे में। देखिए, रिवीजन सेशन में हम स्टैटिक और करंट अफेयर करेंगे। ठीक है। मेरा गोल ये है कि आपको हर दिन इतना सारा कंटेंट रिवाइज करवाया जाए कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो चीज़ें सबकॉन्शियसली आपके ब्रेन में स्टोर हो जाएं। तो हम घुमा फिरा के बहुत सारे इंटरकनेक्टेड चीज़ों को रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, करें शुरू। ओके। तो बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करता हूं मैं। देखो, 2025 है, दैट इज बीइंग सेलिब्रेटेड एज ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स। ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, 2025 को हम ईयर ऑफ डिफेंस रिफॉर्म्स भी बना रहे हैं। ईयर ऑफ डिफेंस रिफॉर्म्स। और 2025 को ही हम ईयर ऑफ ग्लेशियर्स बना रहे हैं। ठीक है। कोऑपरेटिव्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा कोऑपरेटिव्स हैं वो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र की बात करूं तो पहला एआई यूनिवर्सिटी है, वो भी महाराष्ट्र में होने वाला है। एआई की अगर मैं बात करूं तो पहला एआई एक्शन समिट है, वो किसने होस्ट करवाया था? पहला एआई, पहला नहीं मतलब जो इस साल का एआई एक्शन समिट 2025 का, ये किस किसने होस्ट करवाया था? फ्रांस प्लस इंडिया, है ना। और फ्रांस से हम कौन सा एयरक्राफ्ट परचेज कर रहे हैं? राफेल। फ्रांस और इंडिया दोनों मिलके 2026 को सेलिब्रेट कर रहे हैं ईयर ऑफ इनोवेशन। ईयर ऑफ इनोवेशन। इसी तरीके से 2026 को ही इंडिया और स्पेन सेलिब्रेट कर रहे हैं ड्यूअल ईयर ऑफ एआई टूरिज्म एंड कल्चर। आई नो बहुत सारा इंफॉर्मेशन इंटरकनेक्टेड हो गया, बट जैसे जैसे आप इंटरकनेक्शन बनाते जाओगे आपके लिए समझना उतना ही आसान हो जाएगा। ठीक है। अब कोऑपरेटिव्स की बात करें तो कोऑपरेटिव से रिलेटेड अमेंडमेंट कौन सा है जिसने कोऑपरेटिव्स को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया है? कौन सा अमेंडमेंट है? हम्म। 91st। हाँ, 97th अमेंडमेंट। अब देखो, लास्ट के जो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो एक बार देख लेते हैं। 97th, 98th, 99th, 100, 101, 102, 103, 104, 105 एंड 106। क्या है 97th? कोऑपरेटिव सोसाइटीज है। 98 में हमने किसकी बात की? कर्नाटका एंड हैदराबाद रीजन। 99th किससे रिलेटेड है? एनजैक। व्हाट वाज एनजैक? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बाद में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है। 100 किससे रिलेटेड है? लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। किसके साथ था ये? बांग्लादेश। ठीक है।
101st किसके रिलेटेड था? जीएसटी। 102nd किससे रिलेटेड है? एनसीबीसी। एनसीबीसी क्या है? व्हाट इज एनसीबीसी? हाँ, और 103rd किससे रिलेटेड है? ठीक है। 104th किससे रिलेटेड है? देखो 4 चीजें इसमें ध्यान रखो। एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन एक्सटेंड कर दिया और एंग्लो इंडियन के लिए कैंसिल कर दिया, राइट? और 105th किससे रिलेटेड है? 105th अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है? स्टेट्स हैं वो क्लासिफाई कर सकती हैं बैकवर्ड कास्ट को। जो मराठा वाला जो केस था, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, उस जजमेंट को नलीफाई करने के लिए ये अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया था। तो बेसिकली एस पी क्लासिफिकेशन बाय स्टेट्स। हाँ, 106 किससे रिलेटेड है? वुमेन रिजर्वेशन। अच्छा, वुमेन रिजर्वेशन अगर मैं पंचायत लेवल पे बात करूं तो कौन सा स्टेट है जिसने 50% रिजर्वेशन पहली बार कवर किया था? हाँ, वुमेन रिजर्वेशन पंचायत लेवल पर फर्स्ट स्टेट जिसने 50% रिजर्वेशन की बात कही थी, बिहार है ना? अभी पंचायत के कंटेक्स्ट में एक पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स आई थी। पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स। हाँ, इस इंडेक्स में टॉप पोजीशन पे कौन है? पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स में टॉप पोजीशन पे कौन है? और एक पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स आई थी, दोनों एक साथ ही कवर कर लेते हैं। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स। इस वाले में टॉप पोजीशन पे कौन है? और इसमें टॉप पोजीशन पे कौन है? इसमें कर्नाटका है। और सबसे लो फंक्शन है, लो स्कोर है, वो किस कैटेगरी का है? फंक्शंस का। फंक्शन मतलब क्या क्या रोल है पंचायत के। ठीक है। हाँ, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स में के टॉप पोजीशन पे कौन है? हाँ, इसमें गुजरात टॉप पोजीशन पे है। अब रिसेंटली गुजरात ने एक पॉलिसी भी अनाउंस की थी, सेमीकंडक्टर पॉलिसी। इनफैक्ट ये पहला ऐसा स्टेट बना था जिन्होंने ऐसा पॉलिसी अनाउंस किया था। सेमीकंडक्टर की बात करूँ तो 3 प्लांट की बात की गई थी। एक सानंद में, गुजरात में, एक धोलेरा में, और एक मोरीगांव में। ये दोनों कहाँ पे हैं? गुजरात में है। ये कहाँ पे है? ये आसाम में है। रिसेंटली आसाम इसलिए भी न्यूज में था क्योंकि ये अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च करने वाले हैं। तो इसीलिए रिसेंट बजट में इन्होंने अनाउंस किया कि वो इसरो के साथ बात कर रहे हैं और इसरो के साथ बात करके अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। तो ये पहला ऐसा स्टेट होगा जिसका एक खुद का सैटेलाइट लॉन्च होने की बात है। ठीक है, ये तो बात हो गई सेमीकंडक्टर की। अब गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात के कंटेक्स्ट में एक और इम्पोर्टेंट चीज है,
रिसेंटली गुजरात ने एक कमेटी सेटअप की थी, रंजना प्रकाश देसाई कमेटी। रंजना प्रकाश देसाई कमेटी, हाँ, किस पर्पस के लिए सेटअप की थी ये कमेटी? ये सेटअप की थी यूसीसी के लिए। यूसीसी क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, है ना? रिसेंटली किस स्टेट ने यूसीसी इंप्लीमेंट किया है? यूसीसी किस स्टेट ने इंप्लीमेंट किया है रिसेंटली? उत्तराखंड ने, गुड। अच्छा, इससे पहले यूसीसी किस स्टेट में लागू था बहुत पुराने टाइम से? उत्तराखंड तो फिलहाल में अभी पहला स्टेट बना है, इससे पहले कौन सा था? एक स्टेट जिसमें बहुत पुराने टाइम से चल रहा है यूसीसी। हाँ, गोवा में यूसीसी है, पुराने टाइम से चल रहा है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज, जो 23rd लॉ कमीशन है, ये भी यूसीसी की स्टडी करेगा कि क्या इसको पूरे इंडिया में लागू किया जाना चाहिए। लॉ कमीशन का चेयरपर्सन कौन है? अभी जो रिसेंटली ही अप्रैल का ही न्यूज है आई थिंक, दिनेश महेश्वरी। फर्स्ट लॉ कमीशन किसके अंडर में था? फर्स्ट लॉ कमीशन, ये तो पोस्ट इंडिपेंडेंस हो गया। नहीं, केसी नियोगी तो वो फाइनेंस कमीशन था बेटा। हाँ, एमसीसी तलवार। तो ये तो फर्स्ट एलसी हो गया। और फर्स्ट फाइनेंस कमीशन किसके अंडर में था? केसी नियोगी। फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल के हिसाब से सेटअप किया गया है? आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 280, है ना? और जो अभी 16th फाइनेंस कमीशन है उसका चेयरपर्सन कौन है? 16th वाले का चेयरपर्सन कौन है? अरविंद पंगारिया। ओके, अच्छा, ये जो लॉ कमीशन है स्टेट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? स्टेट्यूटरी बॉडी है लॉ कमीशन? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टेट्यूटरी बॉडी है? हाँ, एक बार चेक करना, आई थिंक ये इनमें से कोई सी भी नहीं है। नहीं नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल तो बिल्कुल नहीं है, स्टेट्यूटरी भी नहीं है। एक बार उसको क्रॉस चेक करेंगे आप, ठीक है? अच्छा, अब वापस अपना वहीं पे चलते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। देखिए, ग्लेशियर्स की बात करें तो 21 मार्च को पहला ग्लेशियर डे मनाया गया है इस बार। मार्च 21, 21 मार्च को ये वाटर डे भी सेलिब्रेट करते हैं, वाटर डे। अच्छा, एक ग्लेशियर जिसको रिसेंटली, हाँ हाँ, इट इज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है।
एक ग्लेशियर जिसको रिसेंटली डेड डिक्लेयर किया है, अप्रैल मई महीने में ही डेड डिक्लेयर किया है, एशिया की पहली ऐसी ग्लेशियर है जिसको डेड डिक्लेयर किया है। मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं। फर्स्ट डेड ग्लेशियर ये है याला ग्लेशियर। ये अभी अप्रैल या मई का न्यूज है, ठीक है। अच्छा, ओवरऑल पहला ऐसा ग्लेशियर कौन था जिसको डेड करने का मतलब है कि ये अब साइज में इंक्रीज नहीं हो रही, साइज नॉट इंक्रीजिंग। हाँ, अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो ओककुल ग्लेशियर है, ये पहला वर्ल्ड का ऐसा ग्लेशियर था, वर्ल्ड्स फर्स्ट डेड ग्लेशियर। और ये आइसलैंड में था। अच्छा, 4 कंट्रीज के साथ में हमने लास्ट ईयर एक टेपा साइन किया था, टीईपीए, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली, आइसलैंड वाला। ये टेपा किन 4 कंट्रीज के साथ साइन किया था, कोई बता सकता है क्या? 4 कंट्रीज के साथ में हमने ये एग्रीमेंट साइन किया था। कौन सी 4 कंट्रीज हैं ये? और इसको हम बोलते हैं ईएफटीए, यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। कौन सी 4 कंट्रीज हैं? हाँ हाँ, देखो इसको इजी वे टू रिमेम्बर, इसका सुनील नाम याद रख लो बस। स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, लिंकेस्टाइन। ठीक है। अभी रिसेंटली हमने एक एफटीए साइन किया है, एफटीए हमने साइन किया है यूके के साथ में। ठीक है। अच्छा, यूके ने एक इंटरेस्टिंग चीज और है, देखो थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। यूके ने रिसेंटली एक ट्रेड एग्रीमेंट ज्वाइन किया है जिसको हम बोलते हैं सीपीटीपीपी, कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये ट्रैप हो सकता है, पहले इस चीज को समझेंगे। पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन, इसके दोनों साइड की कंट्रीज के बीच में एक एग्रीमेंट होना था जिसका नाम था टीपीपी। पहले इसमें यूएस भी था, टोटल 12 कंट्रीज थी इसमें, यूएस भी था, लेकिन यूएस ने कहा हम इसका मेंबर नहीं बनेंगे, तो यूएस ने एग्जिट कर दिया। उसके बाद बची 11 कंट्री, इन 11 कंट्रीज ने फिर इसको रीनिगोशिएट किया और इसका नाम हो गया टीपीपी। फिर यूके ने इसको ज्वाइन किया। अब क्या यूके का पैसिफिक के साथ बॉर्डर शेयर होता है? हाँ, तो ये एक ट्रैप हो सकता है, मतलब एग्जामिनर एक स्टेटमेंट बना देगा कि ऑल द मेंबर्स ऑफ सीपी टीपीपी शेयर बॉर्डर बाउंड्री विद पैसिफिक ओशन। अच्छा, इंडिया मेंबर है क्या इसका, सीपी टीपीपी का? हाँ, एक और ऐसा ही एक और ट्रेड एग्रीमेंट है, आरसीईपी, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इंडिया इसका मेंबर है, आरसीईपी का। हाँ, इंडिया इसका भी मेंबर नहीं है। इसमें देखिए दो चीजें, आसियान कंट्रीज हैं और प्लस 5 कंट्रीज हैं। उन 5 कंट्रीज में चाइना है, कोरिया है, साउथ कोरिया, और जापान, और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड।
ठीक है, इंडिया इसमें नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। हाँ, इंडिया ने जॉइन नहीं किया है इसमें। ओके, तो ये तो बात हुई ट्रेड एग्रीमेंट की। हाँ, वापस अब अपने ओरिजिनल वाले पार्ट पे आते हैं। स्पेन के साथ में अगर देखें तो स्पेन के साथ में रिसेंटली 2-3 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। एक तो 2026 को हम ड्यूअल ईयर बोल रहे हैं, ड्यूअल ईयर ऑफ इंडिया एंड स्पेन। इसमें क्या-क्या है? एक तो ईयर ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टूरिज्म एंड कल्चर। अच्छा, एआई के लिए पहला रेगुलेशन कौन से देश ने या फिर कौन से ग्रुपिंग ने निकाला है? फर्स्ट एआई रेगुलेशन, फर्स्ट एआई रेगुलेशन किसने निकाला है? यूरोपियन यूनियन ने, ईयू ने। इनके 3-4 टर्म्स हैं जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है डीएमए, डिजिटल मार्केट एक्ट। डिजिटल मार्केट एक्ट, डीएमए। डिजिटल मार्केट एक्ट का नाम से ही पता चला है कि डिजिटल मार्केट को रेगुलेशन के लिए एक्ट है। इसका एक मॉडल है जिसका टर्म ध्यान में रखेंगे, गेटकीपर मॉडल, गेटकीपर मॉडल। अच्छा, गेटकीपर का काम क्या होता है? गेटकीपर का काम क्या होता है? हाँ, एग्जैक्टली, टू गार्ड और टू रेगुलेट। तो सिर्फ ये गेटकीपर आपसे पूछ सकता है। अच्छा, ईयू का एक और टर्म इंपॉर्टेंट है, ग्रीन डील, ग्रीन डील फिट फॉर 55। फिट फॉर 55 में वो लोग बोल रहे हैं कि हम कार्बन इंटेंसिटी है उसको कम कर देंगे 55% बाई 2030। ठीक है, एक और ईयू का रेगुलेशन है सीबीएम। क्या है सीबीएम? कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। मतलब क्या है इसका? हाँ, सीबीएम का मतलब क्या है? हाँ, अगर हम कोई भी प्रोडक्ट उनको एक्सपोर्ट करेंगे तो वो उस पे टैक्स लगाएंगे। अच्छा, एक और उनका रेगुलेशन है जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ईयूडीआर। इसका बेसिक मतलब है डिफोरेस्टेशन रेगुलेशन। ठीक है, हाँ, और एआई वाला रेगुलेशन तो हम ऑलरेडी बात कर ही चुके हैं। एआई के कंटेक्स्ट में भी 3-4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एआई के कंटेक्स्ट में एक प्रोजेक्ट स्टारगेट है, प्रोजेक्ट स्टारगेट। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है मेरा, ईयू के साथ हमारा ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है या नेगोशिएट कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? ईयू के साथ में क्या स्टेटस है हमारा? नेगोशिएशन स्टेज पे है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन देखिए, ये भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो 4 कंट्रीज हैं जो हमने थोड़ी देर पहले बात की जिनके साथ में टेपा की बात हुई, क्या ये यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं?
हाँ, तो एग्जामिनर आपको ट्रैप कर सकता है कि ये यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं, ये नहीं है, इसीलिए इनके साथ हमने अलग एग्रीमेंट साइन किया है। यूके यूरोपियन यूनियन का मेंबर है? यूके। नहीं, यूके भी यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है। इसी इवेंट को तो हम एक नाम बोलते हैं ना, ब्रेक्जिट। दैट सिंपली मीन्स एग्जिट ऑफ ब्रिटेन फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। ठीक है, ये चीज को ध्यान में रखेंगे। ये लोग मेंबर नहीं है। एग्जामिनर आपको छोटी छोटी चीजों में फंसा सकता है, वे मेंबर नहीं है। हाँ, मेंबर नहीं है, इसीलिए अब वो अलग अलग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं बिजनेस करने की। ठीक है, अच्छा, अब वापस अपना कोऑपरेटिव पे ही आते हैं, जहां से हमने ये सारी बात शुरुआत की थी, फिर इसको खत्म भी करेंगे। देखो, कोऑपरेटिव्स की अगर हम बात करें तो बिहार में कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रमोट करने के लिए एक एक ऑर्गेनाइजेशन या एक सेटअप किया गया था, कॉम्फेड का। कब सेटअप किया गया था इसको, और क्या इसका ब्रांड नेम है? तो ये सुधा के नाम से प्रोडक्ट बेचते हैं, और कब सेटअप किया गया था? 1983 में। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज कोऑपरेटिव से रिलेटेड अगर हम बात करें तो एक मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन अलग से सेटअप की गई थी। पहले ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का ही पार्ट हुआ करती थी। 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव सेटअप की गई थी। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात, जो कोऑपरेटिव बैंक हैं, दे आर सब्जेक्ट टू ड्यूअल रेगुलेशन। ड्यूअल मतलब कौन कौन रेगुलेट करेगा कोऑपरेटिव बैंक को? और इसी में एक और एस्पेक्ट है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। ये एक्चुअली आप लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हो। ऑलरेडी कवर कर चुके हो इन सब चीजों को आप। हाँ, दो चीजें, इसको रेगुलेट कौन करेगा कोऑपरेटिव बैंक को? अरे, बेसिक बैंकिंग का क्वेश्चन है। दो रेगुलेटर होते हैं, एक बैंक है तो इसलिए रेगुलेटर कौन होगा? आरबीआई। दूसरा कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उसका रेगुलेटर होगा रजिस्ट्रार। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछ भी चुके हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। हाँ, पीएसएल टारगेट का मतलब क्या है? पीएसएल का मतलब है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, मतलब इन सेक्टर्स को लोन देना जरूरी है। आरबीआई ने स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस जारी की है। ठीक है, आरबीआई होम मिनिस्ट्री कहां से आ गया? आरबीआई कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में है बेटा? आरबीआई अलग मिनिस्ट्री के अंडर में है। कौन सी मिनिस्ट्री बताओ एक बार। हाँ, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में है, ठीक है। अच्छा, पीएसएल टारगेट नॉर्मल बैंक्स के लिए कितना परसेंट होता है? नॉर्मल बैंक्स के लिए पीएसएल टारगेट कितना होता है? जो डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक होते हैं और फॉरेन बैंक हैं,
DCB, that is domestic commercial bank plus foreign banks, उनके लिए PSL टारगेट होता है 40%। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए 2026 तक का टारगेट है, उनको 75% करना है। पहले 60, फिर 65 और फिर 75। अच्छा, RRB के लिए PSL टारगेट कितना है? RRB और स्मॉल फाइनेंस बैंक, RRB और स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए PSL टारगेट कितना है? हाँ, 75%, गुड। अच्छा, ये 75 आपने UCB का लिखा है या RRB का लिखा है? एक लास्ट क्वेश्चन आज का, फिर खत्म करते हैं इसको। पेमेंट बैंक के लिए कितना है? पेमेंट बैंक के लिए PSL टारगेट कितना है? ट्वेंटी से थोड़ा ज्यादा, 40 से थोड़ा ज्यादा। पेमेंट बैंक के लिए PSL टारगेट कितना है? अच्छा, पेमेंट बैंक लोन दे सकते हैं क्या? गुड विकास। पेमेंट बैंक आर नॉट ऑथराइज्ड टू प्रोवाइड लोन, तो उसका PSL टारगेट क्या होगा? है ना, एग्जामिनर फंसा सकता है आपको यहाँ पे, कोई भी एक रैंडम नंबर देके, उसका कोई PSL टारगेट नहीं होगा। PSL टारगेट का मतलब क्या है कि इतना लोन देना है इस सेक्टर को। जब वो लोन देना अलाउड ही नहीं है तो वो लोन देगा किसको? ठीक है, आज के लिए इतना ही करेंगे। कुछ मजा आया आपको रिवाइज करके? PDF आपको ऐप पे मिल जाएगा। ठीक है, कल हम फिर और करंट स्टेटिक मिक्स करके चलते रहेंगे। ठीक है, गुड नाइट एवरीवन। अच्छा, इसका PDF आपको ऐप पे मिल जाएगा, वहां से आप देख लेना। एक और इम्पोर्टेंट चीज सुनो, ध्यान से सुनो। एक बार जब आप ये सेशन देख लेते हो ना, तो इस सेशन को बाद में जब आप चल रहे हो, हाँ डेली होगा ये रिवीजन सेशन, तो जब आप चल रहे हो ना, मान लो आप चल रहे हो या कुछ भी ऐसा बिना फोकस वाला काम कर रहे हो, तब इसको बैकग्राउंड में प्ले करके छोड़ दो, और उस टाइम पे डबल स्पीड पे छोड़ो। बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए होता है। बैंक रेट मतलब अगर RBI बैंक को लोन देता है लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसको बैंक रेट बोलते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए रेपो रेट बोलते हैं। हाँ, ये रोज चलेगा। हिस्ट्री का सेशन मनीष सर जल्द ही लेके आएंगे। हिस्ट्री वाला और साइंस वाला पोर्शन वो संभालेंगे, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, इकोनॉमी वाला सेक्शन मैं संभाल रहा हूँ। ठीक है, पढ़ो बस आप लोग। हाँ हाँ, 6% है। नहीं, सारा बैंक पैसे अलग इंटरेस्ट रेट पे उठाता है। देखो, डिपॉजिट रेट उसका अलग होगा। आंसर राइटिंग में करेंगे बेटा, बट अभी पहले प्रीलिम्स पे फोकस करो, क्योंकि टाइम आपका कम है। अदरवाइज हम आंसर राइटिंग पे ही चला रहे थे, लेकिन रीजन है कि टाइम कम है। ठीक है, चलो मिलते हैं कल सेम टाइम पे 7:30। लेकिन ये सेशन लाइव ही अटेंड करना, रीजन बीइंग कि बाद में आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला है इनमें से। लाइव में जो टू वे कम्युनिकेशन होता है उससे आपको रिकॉल करना पड़ेगा,
तो रिकॉल करेगा तो आपको रिवीजन में हेल्प मिलेगा। आपको किसी को नहीं पता कितने पीछे का पूछेगा, बट एटलीस्ट 7 से 8 महीने का ज़रूर करो, फिर उसके बाद पीछे जाओ। किसमें 108 स्कोर किया है? करंट अफेयर्स वाले टेस्ट में? देखो स्कोर को उतना सीरियसली मत लो। हाँ बेटा, होगा, एग्ज़ाम तक होगा। स्कोर को सीरियसली मत लो, बस ठीक है? हाँ, इट इज़ अ डिसेंट स्कोर, मतलब करंट अफेयर्स वाले में डिसेंट स्कोर है। ठीक है? धीरे-धीरे हम जो बजट सर्वे के जो सेशंस है उसको भी रिवाइज़ कर लेंगे ऐसे ही। ठीक है? पढ़ो। ऑल द बेस्ट। गुड नाइट एवरीवन। हाँ, पहले जो चल रहा है सिर्फ उतना ही करंट अफेयर्स करो। अब फ्री वाले में कर दिया है ऋषभ, वो सारा कंटेंट मैंने फ्री वाले में कर दिया है। उससे एक्चुअली हो क्या रहा था कि मेरे पास बार-बार वो पिंग कर रहा था। तो इसीलिए मैंने वो सारा फ्री में पोस्ट कर दिया है ताकि मेरा इन्वॉल्वमेंट कम हो जाए और मैं काम की चीज़ों पे ध्यान दे सकूँ।